में। तो हमारा ये टॉपिक तो हमने आपको बताया था कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ऑल थ्री जो मोड्स ऑफ द हीट ट्रांसफर हैं भी मैं तीनों आपको पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है ना। बट जस्ट वी आर गोइंग फॉर द थर्मल रेडिएशन जो है उसके बारे में हम जा रहे हैं बताने के लिए क्या क्या और होता है इसमें अपन तरीके से देखते हैं। तो हमने वहां देखा था तो वो यहाँ पे है, तो हम थर्मल रेडिएशन जो बात कर रहे हैं टॉपिक की, ठीक है ना। तो थर्मल रेडिएशन में क्या हो रहा है, ये हमारा टॉपिक है थर्मल रेडिएशन। इसमें हमने एक बॉडी ले ली है, ठीक है ना। तो एक छोटा एक बॉडी ले लिया जिसका टेम्परेचर है T2 और दूसरा है टेम्परेचर T1 है। हमने लिखा है यहाँ पे T2 ग्रेटर देन T1, T2 ग्रेटर देन T1, इट मींस दैट द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज ग्रेटर देन द टेम्परेचर ऑफ जो इन्वायरमेंट या स्पेस जो है वहां का टेम्परेचर है उससे ज्यादा है। तो वो ये बोल रहा है टेम्परेचर ऑफ बॉडी डिक्रीजिंग एट वेरी फास्ट रेट। मतलब हम रेडिएशन की बात करते हैं तो रेडिएशन में क्या होता है कि हमारा जो रेडिएशन में हीट जो ट्रांसफर होगी है ना वो बहुत फास्ट रेट से होती है। टेम्परेचर ऑफ बॉडी डिक्रीज, देखो भाई चीज गर्म है तो वो उसका डिक्रीमेंट भी होगा या इंक्रीमेंट भी हो रहा है जब उसको हम हीट दे रहे हैं। तो दोनों केस जो होते हैं तो रेडिएशन में क्या होता है वेरी फास्ट होता है। मतलब कहने का ये हुआ टेम्परेचर ऑफ बॉडी डिक्रीज एट वेरी फास्ट रेट, बहुत फास्ट रेट से अपना रेडिएशन में जो होता है। बिसाइड्स किसके अलावा देखा जाए थर्मल कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, देयर इज सम डिफरेंट फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफर। मतलब ये भी हीट ट्रांसफर की फॉर्म है बट ये क्या है थोड़ा डिफरेंट फॉर्म है, ठीक है ना। इसमें अलग तरीके से मॉलिक्यूल्स के कारण होते हैं, उसमें हमको मॉलिक्यूल्स की जरूरत नहीं पड़ती। उसमें हमारा डायरेक्ट क्या होता है कि जो भी हमारा वो हीट रहती है इस तरीके से वो हमारा काम चलता रहता है इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये कंडक्शन और कन्वेक्शन हम देख लिए, मॉलिक्यूल्स किस तरीके से रहेंगे ये पढ़ चुके हैं हम कंडक्शन में, है ना। लेकिन रेडिएशन का एग्जाम्पल साफ साफ हमने एक एग्जाम्पल बताया था, आपकी सन से जो रेज आती हैं तो देर इज नो मीडियम, इसमें कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। विदाउट एनी मीडियम हमारी सन से रेज जो है वो सेकंडों में यहाँ पहुंच जाती हैं, ठीक है ना। कोई वैक्यूम भी है हमारा बीच में, वैक्यूम में भी नहीं रुकती है, वो डायरेक्ट यहाँ अपने पास आती है। तो दैट इज द रेडिएशन, इसको अपन बोलते हैं रेडिएशन। तो हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं थर्मल रेडिएशन पढ़ने जा रहे हैं, तो उसमें बता दिया कि थर्मल कंडक्शन और कन्वेक्शन से अलग है, ठीक है ना। इसमें जो है वो फास्ट रेट से हीट ट्रांसफर होती है, ठीक है ना। अब हम बात करें थर्मल रेडिएशन, तो इसमें वही बता रहा है थर्मल रेडिएशन में एटम एंड मॉलिक्यूल्स इन मैटर, मतलब जो एटम्स भी रहते हैं इसमें भी, रेडिएशन में भी अगर देखें तो एटम्स भी रहते हैं, मॉलिक्यूल्स रहते हैं, मैटर में रहते हैं, ठीक है ना। इमिट्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब भैया क्या है वो बोल रहा है कि जो रेडिएशन होता है तो इसमें क्या होता है जो इमिट्स निकलती है मतलब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसको बोलते हैं अपन, लाइट वेव बोलते हैं इनके लिए, ठीक है ना। ईएम लिखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला है, ठीक है ना। इमिट्स जो होती हैं तो वो क्या होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। ये आप सब पढ़े हुए हैं, फिजिक्स में पढ़े होंगे, ठीक है ना। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ठीक है ना। तो ये हमने वहां पे देख रहे हैं। तो ये थर्मल रेडिएशन में मेन इसी वर्क करता है, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमने बोला वेव जनरेट होती है, फील्ड जनरेट होती है, तो वो सब कैसे में होता है थर्मल रेडिएशन में, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये बोल रहा है द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच इज इमिटेड जस्ट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। सीधी सी बात है कि जो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है, जो हमने ऑब्जेक्ट लिया है, जैसे अभी ये मैंने टेम्परेचर ले लिया मान लो, है ना। ये ऑब्जेक्ट लिया था, इस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो अब हम देखो क्या समझना है, इसको अच्छे समझना, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, विच इज इमिटेड जस्ट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर के कारण से जो इमिट होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखा है टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन लिखा है। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस अलग चीज होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, फिर इसके बाद में फिर 20 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री। लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं कि जो टेम्परेचर है वो ग्रेटर देन कितना होना चाहिए आपका, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं है, 0 केल्विन पे होना चाहिए, ये बात याद रखना। और ये हर पार्ट के ज्यादा होगा, इसका मतलब है कि हर जगह रेडिएशन होगा। द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच इज इमिटेड जस्ट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है पूरा जो इमिट होगा। लेकिन क्या बोल रहा है टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन। अब 0 केल्विन आप समझ सकते हैं, मतलब ये मान के चलिए कि -27 2273 होगा ना, समथिंग ऐसा। अब जो भी आप अपने हिसाब से लगाना, जीरो है, 0 केल्विन में है, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना अच्छे से। अब बात करते हैं थर्मल रेडिएशन, तो इसमें थर्मल ने बताया, तो इसमें यही बताया भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब देखो क्या है थर्मल रेडिएशन, तो इसी को बोलते हैं हम थर्मल रेडिएशन के। हर बॉडी के ऑब्जेक्ट में मतलब रेडिएशन होगा, लेकिन उसमें जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉडी है, इमिट करेगी अपनी हीट तो कब करेगी, जब उसका टेम्परेचर है वो 0 केल्विन पे होगा, तब जाके हमारा थर्मल रेडिएशन वहां पे होगा। तो हर ऑब्जेक्ट की मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ब्रह्मांड के अंदर सब में तो भैया इसका 0 डिग्री केल्विन का तो होगा ही होगा। कुछ ही वो बच जाएंगे, बाकी ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये होगा ही उतना, तो है ना। तो ये इतने पे तो अब क्या होगा अपना रेडिएशन होगा। दूसरा ये थर्मल रेडिएशन लिखा हुआ है यहाँ पे।
अब वो बोल रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ना, लाइट वेव जो है वो क्या होता है, तो भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ी होंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो लाइट वेव के बारे में बता रहा है कि जो एनर्जी है, ये एनर्जी जो एप्सिलॉन जो है एच न्यू के बराबर होता है। तो एच न्यू इक्वल टू क्या होता है, एच सी अपॉन लेमडा। और सी क्या है, न्यू क्या होता है ना, स्पीड ऑफ द लाइट जो है सी हो गई अपनी, और लेमडा आपका हो गया वेवलेंथ हो गई आपकी। ये आपका यहाँ से न्यू की वैल्यू सी बाई लेमडा कर रख दिए, तो ये अपन ने यहाँ से निकाल दिया। इफ अब इसमें ये बोल रहा कि इफ लेमडा को हम इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे देखो डायरेक्शन क्या दे दिया, अपवर्ड डायरेक्शन दे दिया यहाँ पे। तो यदि ये लेमडा बढ़ेगा तो एनर्जी आपकी होगी वो कम होगी। कैसे होगी भैया, देख लीजिए यहाँ पे लेमडा की जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ हमने यहाँ पे जैसे वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ा रहा है, वेवलेंथ बढ़ाते जाएंगे। तो जैसे वेवलेंथ बढ़ाएंगे तो ये टोटल टर्म क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब एनर्जी क्या हो रही है आपकी, कम हो रही है। तो कहने का मतलब ये कि जैसे जैसे हम क्या होगा, लेमडा की वैल्यू बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ हमारी, उसको एनर्जी हमारी कम होगी, और जैसे जैसे हम लेमडा या वेवलेंथ की वैल्यू कम करेंगे वैसे वैसे एनर्जी हमारी बढ़ेगी। तो ये कम वैल्यू रखेंगे तो हमारी एनर्जी क्या बढ़ के मिलेगी हमारे लिए, ठीक है ना। तो ये अपना यहाँ पे हो गया। फिर ये क्या है कि इस पे वर्क करता है वो, है ना, ये VIBGYOR, ये क्या होता है, कलर बैंड होता है, वॉयलेट टू रेड कलर जो होता है, वॉयलेट टू रेड, VIBG, और उस पे वॉयलेट टू रेड कलर पे अपना ये वेवलेंथ वर्क करता है। तो जिसमें इसने बता दिया कि 0.36 माइक्रोमीटर से लेके 0.78 माइक्रोमीटर तक रहता है जो कलर बैंड अपना इस तरीके से होना चाहिए, किसमें, रेडिएशन में। अब ये फिर एक्सप्लेनेशन कर दिया उसने कि ये क्या होता है। ये मेन हमारा एक रेडिएशन का ये मेन इंपॉर्टेंट ये फार्मूला ध्यान रखना, E इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, जिसमें H क्या है अपना प्लांक कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू होती है 6.25 10 पावर ये जो 34 है ना, JS होता है। लेमडा क्या है आपका वेवलेंथ है, न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी है। तो ये अपन पूरे इस तरीके से हमने पूरी चीजें लिख दी हैं आपको, ठीक है ना, ये क्या क्या चीजें होती हैं। अब हम बात करते हैं, देखो जो मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया है कि लैम्डा बढ़ रहा है तो एनर्जी घट रही, क्या हो रहा है वो चीज अपन यहाँ देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बना के आना पड़ेगा, ये मेन सेम टू सेम आएगा। आपके बुक्स में देखेंगे तो आप हॉरिजॉन्टल बना हुआ है, मैंने इसको वर्टिकल बनाया हुआ है। तो ये आपको यहाँ देखिए लैम्डा दिख रहा है, आपको यहाँ लैम्डा माइक्रोमीटर में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपको देखिए यहाँ पे 0 10 टू द पावर 0, फिर यहाँ 10 1 2 3 4 5 6 10 टू द पावर 10 तक यहाँ चले गए, और यहाँ पे भी अपन 10 टू द पावर 9 10 तक इधर भी चले गए अपन, ठीक है ना। तो ये आपका पूरी इस तरीके से ये बना हुआ है, ठीक है ना। तो अब ये कौन क्या की चीज को बता रहा है वो देखते हैं अपन, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर वेव है, ये ऊपर होता है 10 टू द पावर प्लस, मतलब 10 टू द पावर 10 के ऊपर जो होती है वो क्या होती है अपनी इलेक्ट्रिकल पावर होती है, ठीक है ना, वेव्स होती हैं। फिर इसके बाद में क्या हो रहा है अपना, फिर ये देखिए आपका 10 टू द पावर 5 से लेके 10 टू द पावर 9 तक क्या हो रहा है, रेडियो एंड टीवी वेव्स होती हैं, रेडियो एंड टीवी वेव्स होती हैं, ठीक है ना। फिर अपन बात करते हैं 10 टू द पावर 2 से लेके 10 टू द पावर 5 तक क्या होता है, माइक्रोवेव्स रहती हैं। ये सब देखो वेव के फॉर्म में चल रहा है अभी, ठीक है ना। अब इसके बाद में क्या है कि 10 टू द पावर -1 से लेके 10 टू द पावर 2 तक जो रहती है वो इंफ्रारेड रहता है, मतलब क्या बोलते हैं, थर्मल रेडिएशन बोल सकते हैं इसको। मतलब हमारा जो थर्मल रेडिएशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे लिए सिर्फ इतने के बीच में हम बात करेंगे, जो अपनी वेवलेंथ की बात करेंगे तो उसमें होगी 10 टू द पावर -1 से लेके 10 टू द पावर 2 की बात करेंगे, जिसको बोलते हैं थर्मल रेडिएशन। और इस थर्मल रेडिएशन के अंदर आता है क्या क्या आता है, इंफ्रारेड रहती है। तो इंफ्रारेड कहां से रहती है, 10 टू द पावर 0 से लेके 10 टू द पावर 2 तक ये इंफ्रारेड रहेंगी। और इसी में एक और वो लेयर जनरेट होती है जिसको अपन बोलते हैं विजिबल, ठीक है ना, विजिबल। तो विजिबल में क्या है, तो यहाँ वही चीज लिखी है 0.36 माइक्रोमीटर ये वॉयलेट से लेके 0.78 माइक्रोमीटर रेड तक, जो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि क्या होता है ये वॉयलेट टू रेड क्या होता है, वॉयलेट क्या है, रेड क्या है। तो ये 0.36 माइक्रोमीटर से लेके 0.78 माइक्रोमीटर रहता है, ठीक है ना। तो ये हमने आपको यही चीज समझा रहा है यहाँ पे, तो ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हमने बीच में एक लाइन खींची, इसमें बता रहा है कि विजिबल लाइन है, इसके बीच में यहाँ से लेके बॉयलेट से लेके रेस तक रहे हो यहाँ पे। फिर क्या है भैया, फिर यहाँ पे ये 10 टू द पावर -3 से लेके इधर तक ये अपना एक्स रेज आएंगी, फिर गामा रेज आएंगी, फिर कॉस्मिक रेज आएंगी। तो देखो आप यहाँ देख रहे हो कि थर्मल रेडिएशन के नीचे क्या है, सब रेज चल रही है। फिर इसके बाद में ये यहाँ थर्मल रेडिएशन हो गया, इसके बाद वेव्स के फॉर्म में जाए, सब जगह वेव्स वेव्स चल रही है, ठीक है ना। तो हमने एक और चीज देखी कि लेमडा की जो वैल्यू है, मतलब वेवलेंथ की जो वैल्यू है, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ा रहे थे, जो हम बात कर रहे थे, जैसे जैसे वेवलेंथ हम बढ़ाते जा रहे हैं तो हमारी एनर्जी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे हम वेवलेंथ को कम करते जा रहे हैं हमारी एनर्जी क्या होती जा रही है, वेवलेंथ कम कर रहे हैं एनर्जी बढ़ रही है, वेवलेंथ बढ़ा रहे हैं एनर्जी घट रही है हमारी। ये आप कॉन्सेप्ट यहां से ध्यान रखना
तो यहाँ पे आप देख लेना, जैसे अपन देखो वॉयलेट है, ये रेड है, ठीक है ना। तो वॉयलेट है, इसकी वेवलेंथ क्या है, कम है, तो एनर्जी इसकी क्या है, ज्यादा होगी। लेकिन हम बात करते हैं रेड की, तो वेवलेंथ यहाँ पे क्या है अपनी, थोड़ा ज्यादा है इन कंपेरिजन टू वॉयलेट, तो एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ पे इसकी, कम हो जाएगी। इसलिए हम क्या होता है, इसकी एनर्जी कम रहती है, इसकी वेवलेंथ रेड कलर की ज्यादा रहती है। जैसे हम बोलते हैं ट्रैफिक लाइट लगती है कहीं भी, जो हम रेड कलर जो यूज करते हैं इसी कारण से यूज करते हैं, क्योंकि उसकी हमारी वेवलेंथ ज्यादा होती है। ये सब आप पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं इसको समझा रहा हूँ क्योंकि आपके मैंने एचएमटी में आएगा, ये डायग्राम पूछेगा आपसे तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीज समझ में आई यहां तक कि नहीं आई, ये बता दो मेरे को। हेलो, यस सर। समझ में आया? हाँ सर। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा यस समझाया सर। मैंने। अब फिर बात करते हैं हाँ अपन सर। थर्मल रेडिएशन की। वही हमने आप जो वहां बोला था कि टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 0 केल्विन, दैट मीन दैट विल बी द थर्मल रेडिएशन। तो इस थर्मल रेडिएशन में क्या होता है, तो इतनी चीजें होती हैं, कंप्लीट इंफ्रारेड रहती हैं इसमें, कंप्लीट विजिबल रहती हैं, सम पोर्शन ऑफ द अल्ट्रावायलेट। देखो आपको जो डायग्राम समझाया था तो मैंने आपको यही बता रहा था कि देखो यहाँ पे क्या इंफ्रारेड रहती हैं, ये अब विजिबल रहती हैं, और थोड़ा सा पार्ट इसका क्या होता है यहाँ पे अल्ट्रावायलेट का थोड़ा सा पार्ट ले लेता है, ये अल्ट्रावायलेट रहती है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक रहती है ये अल्ट्रावायलेट, तो इसमें से थोड़ा सा पार्ट हम क्या करते हैं, अल्ट्रावायलेट का लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही बता रहा है कि क्या होता है, तो ये दिखा रहा है कंप्लीट इंफ्रारेड रहती है, मतलब जितनी इंफ्रारेड रहती है पूरी थर्मल रेडिएशन में आती है, कंप्लीट विजिबल विजुअल पूरा इसी में आता है, प्लस सम पोर्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट, जो मतलब कुछ छोटा सा पोर्शन किसका, अल्ट्रावायलेट का भी ले लेता है, तो इसको अपन बोलते हैं थर्मल रेडिएशन। अब लेमडा क्या है, लेमडा की वैल्यू 0 to 100 माइक्रोमीटर होती है, ठीक है ना। तो ये अपन ने यहाँ देख दिया। अब बात करते हैं रेडिएशन। रेडिएशन, थर्मल रेडिएशन तो अपन ने देख लिया कि इसमें सब चीजें रहेंगी। अब रेडिएशन, तो रेडिएशन में क्या होता है वो देखते हैं। एक अपने लिखा है यहाँ के रेडिएशन में क्या है, इमिशन हो रहा है, ठीक है ना, फिर रेडिएशन हो रहा है, फिर हो रहा है आपका रेडियोसिटी हो रही है। तो जो इमिशन की बात करता है, इमिशन होना है मतलब कि जो इमिशन को अपन इससे डिनोट कर रहे हैं उसको वाट पर मीटर स्क्वायर दिखा दिया, और टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 अपन ने पहले ही बोल के रखा केल्विन, ये है। तो रेडिएशन इमिट फ्रॉम बॉडी, मतलब जो बॉडी है हमारी, हमारी बॉडी से ही रेडिएशन इमिट होते हैं, निकलते हैं, हमारी बॉडी से ही रेडिएशन निकलते हैं, ठीक है ना। तो ये है, तो वही बता रहा है कि मतलब कोई बॉडी है तो सबसे पहले क्या है कि रेडिएशन इमिट फ्रॉम ए बॉडी, तो इसको बोलते हैं इमिशन, ठीक है। फिर इरेडिएशन क्या होता है, जिसको अपन जी से डिनोट करते हैं, वाट पर मीटर स्क्वायर। इंसिडेंट रेडिएशन कम ऑन बॉडी, मतलब जो इंसिडेंट रेडिएशन होता है, मतलब जो सूर्य से जो रेज आ रही हैं वो तो इंसिडेंट रेडिएशन होते हैं, ठीक है ना, वो आ रही हैं हमारी किस पर, बॉडी पे आ रही हैं। तो मतलब कोई भी रेज हैं वो एक बॉडी पर पड़ रही हैं, तो उसको अपन बोलते हैं इंसिडेंट रेडिएशन कम्स ऑन बॉडी, जो आती है तो उसको अपन बोलते हैं इरेडिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है, इरेडिएशन। और वहां पे क्या है, इमिशन, जब हमारी बॉडी से कोई चीज निकलती है तो उसको क्या बोलेंगे हम, इमिट हो रही है, मतलब इमिशन हो रहा है हमारा, ठीक है ना। फिर है रेडियोसिटी, जिसको अपन जे से डिनोट करते हैं, ये भी वाट पर मीटर स्क्वायर है। तो ये मेन हम रेडिएशन की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे वही लिखा है कि टोटल एनर्जी लीविंग फ्रॉम बॉडी पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर ऑफ सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि टोटल एनर्जी जो है लीविंग फ्रॉम बॉडी, बॉडी से जो टोटल एनर्जी लीव करती है पर सेकेंड पर यूनिट मीटर स्क्वायर में अब सरफेस एरिया के जो रहेगा, अब भाई हमको सरफेस एरिया से लेने पड़ेगा, तो उसको अपन बोलते हैं रेडियोसिटी। और ये कहलाता है इट इज द कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं, या फिर प्लस ऑफ इमिशन प्लस रिफ्लेक्शन, मतलब इमिशन भी हो रहा है इसमें और रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, दोनों को हम इसको कॉमन करते हैं, तो रेडियोसिटी कहलाती है हमारी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि भाई जैसे एक बॉडी है, सपोज दैट इज द बॉडी, एंड रेडिएशन हमारा हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, तो यहाँ पे यही बोल रहा है इन जनरल रेडिएशन इज अ वॉल्यूमेट्रिक फिनोमेना, मतलब जो हमारा जो रेडिएशन होता है वो एक वॉल्यूमेट्रिक फिनोमेना होता है, ठीक है ना। क्योंकि जैसे अपन सपोज एक 3D बॉक्स रखा हुआ है, तो डेफिनेटली अगर हम उसको बाहर रख दिया और सन से जो रेज आ रही हैं, तो उसमें जो रेडिएशन होगा वो एक नहीं होगा, एक सरफेस पे हो रहा है कि टॉप वाली सरफेस हो रही है, बॉटम वाली पे नहीं हो पा रहा है, या साइड वाले पे नहीं हो रहा, तो वो तो पूरे में रेडिएशन तो उसका पूरा होगा। तो वो बोल रहा है कि रेडिएशन इज अ वॉल्यूमेट्रिक फिनोमेना, मतलब कि जो रेडिएशन होगा, आपकी पूरी बॉडी गर्म हो रही है, मतलब कि पूरी उसमें रेडिएशन हो रहा है, तो मतलब आपका ये वॉल्यूमेट्रिक फिनोमेना वर्क करता है, ना कि सरफेस फिनोमेना पे। लेकिन उसने फिर बोला है कि पर ओपेक ऑब्जेक्ट नॉन ट्रांसपेरेंट, मतलब जैसे कोई जो नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है, ओपेक जो होता है ना ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ओपेक ऑब्जेक्ट में जो होता है नॉन ट्रांसपेरेंट, मतलब जो जैसे अपन मान लो बॉल है, तो बॉल के अंदर से जैसे हीट नहीं आ पा रही, मतलब इधर से उधर है ना, तो वो क्या है, ट्रांसपेरेंट नहीं, दिखाई नहीं दे रहा। जैसे गिलास लगा देंगे हम, उसमें विंडो लगा देंगे, तो वो क्या होगा, ट्रांसपेरेंट हो गया। लेकिन नॉन ट्रांसपेरेंट मतलब उस क्या बोलते हैं, सीमेंट की से बनाया हुआ है,
तो वो नॉन ट्रांसपेरेंट बोला है। तो वो बोल रहा है कि रेडिएशन कैन बी ट्रीटेड एज सरफेस फिनोमेना। उसको कब पे, जब हम जैसे कोई न्यूमेरिकल का क्वेश्चन करेंगे तो डेफिनेटली हम उसको पूरा इकट्ठा तो ले नहीं सकते क्योंकि वो 3D ऑब्जेक्ट है, तो हमको एक सरफेस के हिसाब से ही मान के चलना पड़ेगा कि इस तरीके से हमको लेंगे तो ये क्वेश्चन वहां जरूर पड़ती है। बट दैट इज द वॉल्यूमेट्रिक फिनोमेना, ये पूरा वॉल्यूमेट्रिक फिनोमेना था। लेकिन हम कोई चीज कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उस कैलकुलेशन करने के लिए हम उसको एक सरफेस में इधर का सरफेस ले लिया, फिर इधर का सरफेस ले लिया, इधर का सरफेस ले लिया, फिर हम उसको कमेंट कर देंगे, तो ये कहलाता है। तो ये तो मेनली इसको हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक फिनोमेना। लेकिन जब हम कोई चीज सॉल्व कर रहे हैं, जब उसको सॉल्व करना है तो हमको उसको क्या करना है, सरफेस फिनोमेना के हिसाब से उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। ओपेक ऑब्जेक्ट कैसा होता है, नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं, ये तो हो गया अपना रेडिएशन के बारे में बता दिया अपन ने। अब हो रहा है कि रियल बॉडी क्या होता है, रेडिएशन डिपेंड ऑन क्या, मतलब रियल बॉडी जो होती है वो क्या होती है, वो किस पर डिपेंड करती है। तो वो बोल रहा है कि रियल बॉडी रेडिएशन डिपेंड ऑन, मतलब कोई भी बॉडी यदि वो रियल है तो वो किस किस चीज पर डिपेंड करेगी, तो वो चीजें मैटर है। तो वो तीन चीजों में मैटर करती है। सबसे पहले होती है आपकी मटेरियल ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी का मटेरियल किस तरीके का है। अगर आप उसको रियल बॉडी बना रहे हैं, कुछ ही बना रहा है, तो वो सबसे पहले आपको तीन चीजें कंटेंट आपको पता होना चाहिए। एक तो मटेरियल ऑफ द बॉडी, किस तरीके उसका मटेरियल है, ठीक है ना, जिसको अपन ब्रैकेट में लिख दिया सरफेस, ठीक है ना, मतलब उसकी सरफेस कैसी है। दूसरा है कंडीशन ऑफ सरफेस, मतलब उस सरफेस जो है उसकी कंडीशन क्या है, ठीक है ना, तो ये हो गया। तीसरा है आपका टेम्परेचर ऑफ द सरफेस, मतलब उस सरफेस, पर्टिकुलर सरफेस का अलग अलग, जैसे 3D ऑब्जेक्ट है तो उसमें इधर का सरफेस का अलग टेम्परेचर, इधर का इधर का, तो उसका टेम्परेचर क्या है। तो ये तीन चीजों पे आपका वो डिपेंड करती है। कौन सी बॉडी, रियल बॉडी डिपेंड करती है, ठीक है ना। अब वो बात कर रहे हैं, फिर हम रियल बॉडी में चलेगा, फिर इसके बाद में हम आए ब्लैक बॉडी, रेडिएशन बात कर रहे हैं। ब्लैक बॉडी ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इसमें रेडिएशन में मेन ब्लैक बॉडी का ही डिस्कस करते हैं। हम ये बताओ गर्मी के समय पे ब्लैक टी शर्ट क्यों नहीं पहनते हैं, या ब्लैक कलर के कपड़े पहन ज्यादा कोई नहीं पहनता, क्यों नहीं पहनते, उसका कारण क्या रहता है कि ब्लैक बॉडी जो होती है वो सन से जो रेज आएंगी वो पूरी क्या है, एब्जॉर्ब कर देती है, मतलब रिफ्लेक्ट बिल्कुल भी नहीं करती है, कंप्लीट एब्जॉर्ब एब्जॉर्प्शन होता है इसका, इसलिए अपन इसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी। तो ये होता है सुपर आइडियल बॉडी मानते हैं अपन इसके लिए हमेशा। जैसे कोई भी काम करते हैं, जैसे आपने थर्मोडायनामिक्स पढ़ा होगा तो डेफिनेटली यू हैव टू टेक द कार्नोट साइकिल, है ना, उसको आइडियल साइकिल माना होगा। देन आफ्टर आपने उसके हिसाब से डीजल साइकिल, पेट्रोल साइकिल, ड्यूल साइकिल, क्या है ना, कौन कौन सी साइकिल करना, रैंकाइन साइकिल, सारी साइकिल पढ़ी है आपने, ठीक है ना। तो फर्स्टली वी हैव टू कंसीडर द वन आइडियल साइकिल एंड दैट आइडियल साइकिल इज कार्नोट साइकिल। तो सिमिलरली इन द केस ऑफ द रेडिएशन, फर्स्टली वी हैव टू कंसीडर वन बॉडी, तो जिसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी, इट इज द आइडियल बॉडी, जिसको अपन बोलते हैं आइडियल बॉडी का मतलब ये ब्लैक बॉडी बिल्कुल पूरी आइडियल बॉडी कहलाती है। बहुत मतलब इसमें जो रेडिएशन है वो किस तरीके से वर्क करेगा वो पूरा इसमें इसके हिसाब से हम समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या हो रहा है, सुपर आइडियलाइज्ड बॉडी कॉन्सेप्ट। तो ये बोला कि क्या होता है कि ब्लैक बॉडी क्या होता है भैया, सुपर आइडियल बॉडी मानती है मैंने उसको। और इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, सुपर आइडियल बॉडी जो होती है उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो वो ये बोलता है अ ब्लैक बॉडी इज डिफाइंड एज परफेक्ट एब्जॉर्बर एज वेल एज परफेक्ट इमिटर ऑफ रेडिएशन। मतलब वो ये बोल रहा है कि ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है जो परफेक्ट एब्जॉर्बर है और साथ साथ में परफेक्ट इमिटर है ऑफ रेडिएशन। जो भी रेडिएशन अगर हमने उसको इस तरीके से डिजाइन कर दिया तो पूरी एब्जॉर्ब को एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब हम जरूरत पड़ेगी उसके लिए तो हम पूरी एनर्जी को क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। तो इसको अपन बोलते हैं ब्लैक बॉडी, या उसको सुपर आइडियल बॉडी बोलते हैं। तो यहाँ पे यही बोला उसने, अ ब्लैक बॉडी इज डिफाइंड एज परफेक्ट एब्जॉर्बर, मतलब पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करता है, एज वेल एज परफेक्ट इमिटर, जब जरूरत पड़ी तो हमने परफेक्ट तरीके से उसको इमिट भी कर दिया आप रेडिएशन, है ना, एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर एंड at a specified temperature and wavelength, there is no other body which can emit more energy as compared to the black body। मतलब भैया ब्लैक बॉडी की तरह कोई बॉडी हो नहीं सकती जो परफेक्ट तरीके से हीट को क्या है, इमिट भी करती है, ठीक है ना, प्रॉपर वेवलेंथ के साथ में, ठीक है ना। तो इसलिए अपन बोलते हैं इसको ये इट एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन, है ना, ये पूरी जो रेडिएशन आ रही है, जैसे अपन मान लो कोई ब्लैक बॉडी है, जैसे ब्लैक एकदम पूरी तरीके से ब्लैक बॉडी रखी, तो हमने क्या बोला कि आप ब्लैक कपड़े पहन लोगे तो आप सन से जो रेज आएंगे तो आप जल्दी हीट अप होने लगोगे, खुद आप गर्म होने लगोगे, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि इट एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन दैट आर इंसिडेंट अवर इट, ठीक है ना, रिगार्डलेस ऑफ डायरेक्शन एंड वेवलेंथ। मतलब वो कह रहा है कि जैसे आप खड़े हो गए, आपने ब्लैक कपड़े पहने, तो जो आपके सन से जो रेज निकलेंगी वो कोई भी सारे रेडिएशन सब चीजों को अपन क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए हम नहीं पहनते कि भैया उस टाइम पहने और पूरी उसने वेव को ले लिए तो तुम्हें और रेडिएशन जरूरी थी कि वो के लिए रेडिएशन है, कोई अच्छे रेडिएशन होते हैं, कुछ खराब रेडिएशन होते हैं, तो वो हमारे लिए, तो इसलिए हमने
ये आपको बता रहा है कि भैया परफेक्ट जो ब्लैक बॉडी होती है वो पूरी जो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब रिफ्लेक्ट बिल्कुल कुछ भी नहीं करती है, ठीक है ना, यानी कोई भी डायरेक्शन में क्यों ना हो। एज वेल एज इट इमिट्स रेडिएशन बिकॉज ऑफ इट्स टेम्परेचर इन ऑल डायरेक्शन यूनिफॉर्मली, ठीक है ना। फिर जब उसने पूरा एब्जॉर्ब कर लिया, इसके बाद उसको छोड़ने का मन हुआ तो बस जब टेम्परेचर कम हो जाए तो उसके हिसाब से वो चारों डायरेक्शन में उसको छोड़ता है ना। इट इज नन एज डिफ्यूज, है ना, इमीटर, इसी को अपन बोलते हैं डिफ्यूज इमीटर। जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये डिफ्यूज इमीटर क्या होता है, इसके भी बस थोड़े आगे चलेंगे जब, तो उसमें पता चलेगा कि डिफ्यूज इमीटर क्या होता है, ठीक है ना। तो ये भी हमको इसमें देखना है, मतलब एक तरीके से देखा जो ब्लैक बॉडी कॉन्सेप्ट है, डिफ्यूज इमीटर जो यहाँ बात हुई, तो अभी थोड़े आगे जब चलेंगे, ठीक है ना, स्पेकुलर पढ़ेंगे, डिफ्यूजर पढ़ेंगे, तो उसमें आपको कुछ समझाएंगे इसमें क्या होता है, ठीक है ना। तो अपन आगे चलते हैं, अभी वेल देखते हैं। तो ये बोलते हैं टोटल इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। अब फिर भैया ये तो हो गया अपना, क्या हो गया, ये समझा दिया अपन ने, ठीक है ना, क्या होता है ब्लैक बॉडी क्या होती है। अब टोटल इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर क्या होती है वो हम देख रहे हैं। तो ये भी से डिनोट करते हैं वाट पर मिनट में। तो इट इज एनर्जी इमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी, है ना, पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस एरिया इज इंक्लूडिंग एट वेवलेंथ इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है ना। इट वाज गिवन बाय, जो आपको इस तरीके से दिया हुआ है, E बी इक्वल टू, अपन ने पढ़ा था स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पढ़ा था, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ पढ़ा था। तो वो यही बोल रहा है कि टोटल इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी है, तो वो किस तरीके से निकालेंगे हम, स्टीफन बोल्ट्जमैन। तो इसे यहाँ पे लिखा है, जिसकी अपन स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बताया 5.67 × 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन होता है। ये इसका फॉर्मूला होता है। E बी इक्वल टू सिग्मा, जिसमें सिग्मा हम बताए थे आपको क्या होता है, T आपका टेम्परेचर होता है, 10⁴ होता है वाट पर मीटर स्क्वायर। तो यही बता रहा है कि टोटल एनर्जी इमिटेड, जो एनर्जी होती है बाय द ब्लैक बॉडी से पर सेकंड पर यूनिट ऑफ द सरफेस एरिया इज सरफेस एरिया इंक्लूडिंग एट वेवलेंथ इन ऑल डायरेक्शन, है ना। जो वेवलेंथ होती है वो क्या है, ऑल डायरेक्शन होती है। इट वाज गिवन बाय, है ना, ये। अब हम आगे चलते हैं, ये जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हम पढ़ रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है। ये आपको आएगा तो आपको बताना समझाना पड़ेगा विद डायग्राम। तो ये बोल रहा है व्हेन इंसिडेंट रेडिएशन, है ना, और इसी को बोलते हैं आर कॉल्ड इरेडिएशन, इरेडिएशन भी बोलते हैं। मतलब इंसिडेंट रेडिएशन किसको बोल सकते हैं, जो सन से जो रेज निकली हैं वो कहलाती है इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है ना। अब एक ऑब्जेक्ट, अर्थ एक ऑब्जेक्ट हो गया मान लो, है ना, तो अर्थ पर पड़ने वाली है, तो वो बोल रहा है कि व्हेन इंसिडेंट रेडिएशन और कॉल्ड इरेडिएशन impinges on a surface, थ्री थिंग्स हैपन। मतलब वो बोल रहा है कि जब सन से जो रेज निकली हैं, तो अर्थ इज द बॉडी, तो अर्थ से जब सन से जो रेज निकली वो उसको बोलते हैं इरेडिएशन बोलते हैं उसके लिए, है ना, इंसिडेंट रेडिएशन या इरेडिएशन बोल सकते हैं। इंपिंग ऑन अ सरफेस, एक सरफेस पे इंपिंग करेंगी, मतलब पड़ेंगी, तो तीन चीजें घटित होंगी। तो वो बोला थ्री थिंग्स हैपन, वो कौन कौन सी थ्री चीजें हैपन होने वाली हैं, तो दैट इज द ऑब्जेक्ट। ये अपन मान लो यहाँ सन से एक तरीके से, सन से जो रेज आ रही हैं, ठीक है ना, यहाँ पे सन है, सन से जो रेज आ रही हैं, ये आपका अर्थ है, ये अर्थ मान लो, ये अर्थ, ये अर्थ है। जब रेज यहाँ से आई, ये पूरी रेज आ रही है यहाँ से, है ना, ये इस डायरेक्शन में, ये सब निकल रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, ये रेज आई यहाँ पे, ये बॉडी से टकराएंगे। टकराने के बाद में कौन कौन सी तीन घटना घटने वाली हैं, तो वो देखिए इंसिडेंट रेडिएशन, जिसी को बोलते हैं हम रेडिएशन, ये यहाँ से आई तो ये बॉडी से पड़ेंगी, बॉडी पे पड़ने के बाद में कुछ रेज, देखिए अब इसमें बहुत सारी रेज रहती है ना उसमें, तो है ना, जो अपना वहां से रेडिएशन आ रहा है तो बहुत सारी रेज रहती है। कुछ रेज ऐसी होती है कि जो सरफेस को पार करके निकल जाती है, क्रॉस करके निकल जाती है, तो इसको अपन बोल देंगे ट्रांसमिटेड रेडिएशन। जब वो ट्रांसमिट करके उस बॉडी को क्रॉस करके चली गई तो वो ट्रांसमिट कर गई, ठीक है ना। कुछ रहती हैं कि जो उस ऑब्जेक्ट से बॉडी से टकराएंगी, टकराने के बाद में रिफ्लेक्ट करके वापस चली जाएंगी, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेडिएशन बोलते हैं। कुछ क्या होता है कि जो बॉडी की, भाई सर पे ऑब्जेक्ट पे बताई दिया ना कि ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उस पर क्या क्या चीजें होना चाहिए तभी जाके वो सही माना जाएगा। तो ये, तो कुछ क्या करेंगे उसमें एब्जॉर्ब रेडिएशन, एब्जॉर्प्शन रेडिएशन होता है, मतलब कुछ चीजें उसमें एब्जॉर्ब होंगी। तो ये अपन ने क्या है, इस पोर्शन में आपने एब्जॉर्बन दिखा रहा है। देखो कुछ आई तो कुछ जो आ रही है तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट रेडिएशन, कुछ उससे चली गई वापस चली गई तो रिफ्लेक्टेड हो गई, कुछ क्या हुआ एब्जॉर्प्शन, मतलब वो एब्जॉर्ब कर ली, कुछ उससे पास कर गई तो उसको बोलते हैं ट्रांसमिटेड रेडिएशन। तो एक, दो और तीसरा क्या है, रिफ्लेक्शन। ये तीनों जो हैं, एक 1 + 2 + 3 किसके बराबर होगा, इक्वल टू
इंसिडेंट रेडिएशन जितना पढ़ी तो उन्हीं में से तो ये सब इधर उधर तितर बितर हुई है, कोई रिफ्लेक्ट हो गई, कोई ऑब्जर्व हो गई, कोई ट्रांसमिटेड हो गई। तो ये अगर इनको सबको जोड़ा जाए तो अल्टीमेटली इसका सोर्स क्या था, सोर्स तो सन से जो रेज आ रही थी वही था, तो उसके सबके किसके होंगी, जो बराबर होगी। तो यहाँ पे यही समझा रहा है जो आप देखेंगे इसके लिए, ठीक है ना, क्या समझा रहा है यहाँ पे, देख लीजिए अच्छी तरीके से। A part is reflected back, a part is transmitted through, and the remainder is absorbed। देख लो भैया, वही बोल रहा है कि एक पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा, एक पार्ट इसका ट्रांसमिटेड हो जाएगा थ्रू इट, और एक पार्ट क्या इसका एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो हमने तीनों चीजें आपको दिखा दी हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद में क्या बोल रहा है भैया, अब बोल रहा है कि इफ Q इज द रेडियस, बस वही बता रहा हूँ कि जो Q है, जो टोटल हीट है, जो इंसिडेंटेड रेज है, ठीक है ना, विच सरफेस रिसीव हीट एंड ऑफ द रिमेट, इसमें बता दिया भैया कि कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, कुछ ट्रांसमिट हो जाएंगी। तो क्या बोल रहा है इसमें, रो पी इज द रिफ्लेक्टेड हो गया, रो टाउ इज द ट्रांसमिटेड हो गया, और रो क्यू, सॉरी यार क्यू बोलना है इसको, क्यू रो इज द रिफ्लेक्टेड, क्यू टाउ इसको ट्रांसमिटेड, एंड क्यू अल्फा एब्जॉर्बर, ठीक है ना। ये जो अगर जो हम जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, क्या होता है कि जो हीट नाइदर के वो इस तरीके से पढ़ते हैं कि टोटल हीट जो है वो जो जाएगा वो सब हीट के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो जो क्यू रो है, क्यू टाउ है, क्यू अल्फा क्या हो जाएगा, उस सबकी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे वही किया है, द टोटल सम मस्ट बी इक्वल टू द इंसिडेंट रेडिएशन, जो इंसिडेंट रेडिएशन है, तो यहाँ पे हम वही दिखा रहे हैं कि ये देखिए रिफ्लेक्शन प्लस ट्रांसमिशन प्लस एब्जॉर्प्शन इक्वल टू इंसिडेंट रेडिएशन, इन सबके बराबर होगा। जब बराबर होगा तो अपन ने इसको दिखा दिया रो पी, इसको प्लस टाउ पी, प्लस इसको दिखा दिया अल्फा क्यू। अल्फा मतलब एब्जॉर्प्शन, टाउ मतलब ट्रांसमिशन, और रो मतलब रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो ये हमने पूरी चीजें देख ली, इसको क्यू के बराबर कर दिया। नाउ वी विल डिवाइड विथ क्यू, क्यू से डिवाइड कर देंगे साइड, तो ये हमारा टोटल जो हो गया वो इसके क्या हो गया, एक के बराबर होगा। तो यहाँ पे वो यही बोल रहा है कि वेयर रो इक्वल टू क्यू रो अपॉन क्यू इज द फंक्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन रिफ्लेक्टेड कॉल्ड रिफ्लेक्टिविटी, इसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्टिविटी। जो रो है, जो किसको एक छोटा सा अपन ने बोला फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो इंसिडेंट रेडिएशन फ्रैक्शन है, तो उसका एक छोटा सा पार्ट कर लिया अपन ने, तो इसको इससे दिखा रहे हैं। फिर जो फ्रैक्शन ऑफ क्या है, किस चीज का हो गया, ट्रांसमिटिविटी, मतलब उसका छोटा सा पार्ट क्या ट्रांसमिट भी हुआ होगा। तो सिमिलरली टाउ इक्वल टू क्यू टाउ अपॉन क्यू इक्वल टू ये हो जाएगा अपना, और अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अल्फा अपॉन क्यू इज ट्रांसमिटेड एब्जॉर्प्शन, ये अपना यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो अब हमने भैया इसको यही चीज समझाया यहाँ पे, ये चीज देखो टाउ हो गया, अल्फा हो गया, ये है। तो ये अभी यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं अपन, ठीक है ना। क्या है आपको ये, लेयर ऑफ फाइनाइट थिकनेस है ना, फॉलोइंग पॉइंट शुड बी नोटेड अबाउट दिस। तो अपन ने पढ़ा है, ठीक है ना, उसमें कौन कौन से पॉइंट हैं, तो ये आपके पॉइंट हैं, ठीक है ना। तो ये आप इसको विशेष ध्यान देना है हमको, ठीक है ना। तो वो कौन कौन से पॉइंट हैं, वो 4 पॉइंट हैं। तो देखो जल्दी जल्दी, 1 मिनट बचा है, अपन को जल्दी खत्म करना। देयर आर ऑलवेज पॉजिटिव एंड देन वैल्यू लाई बिटवीन द लिमिट, जो मैंने वहां समझाया, तो 0 से 1 के बीच में वैल्यू करती है, तो टाउ अल्फा और इसकी वैल्यू क्या होता है कि 0 से 1 के बीच में करती है। फिर वो बोल रहा है कि रो इक्वल टू 0 होगा और रो इक्वल टू 1 होगा। रो इक्वल टू 0 होगा रिप्रेजेंट ए नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है ना। तो उसमें जब रो इक्वल टू 0 हो जाएगा तो टाउ प्लस अल्फा इक्वल टू 1 हो जाएगा, और जब रो इक्वल टू 1 हो जाएगा तो रिप्रेजेंट ए परफेक्ट रिफ्लेक्टर। परफेक्ट रिफ्लेक्टर बोलेंगे अपन, क्योंकि टाउ रो है, परफेक्ट रिफ्लेक्टर पर कहलाएगा क्योंकि उसकी वैल्यू 1 हो गई। इट रिप्रेजेंट ऑल द इंसिडेंट रेडिएशन एंड डज नॉट एब्जॉर्ब और ट्रांसमिट एनी पार्ट ऑफ द इट, मतलब इसका कोई पार्ट को नहीं करेगा, क्योंकि इसकी टोटल का मिला के तो 1 होता है ना। जब टोटल रो ही 1 हो गया तो फिर दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। सिमिलरली इसका दिखा दिया मैंने, है ना, ओपेक सरफेस क्या होता है, नॉन ट्रांसपेरेंट। तो इसमें क्या होगा कि जब अल्फा जो रो प्लस अल्फा इक्वल टू 0 हो जाएगा, टाउ की वैल्यू 0 है यहाँ पे, और यहाँ पे जब टाउ की वैल्यू 1 हो जाएगी तो बाकी दो चीजें 0 हो जाएंगी। तो ये